हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोग निदान का टॉपिक नंबर सेकंड, जिसमें हम वन शॉट में सारा परीक्षा कवर करने वाले हैं। द्विविध परीक्षा, त्रिविध, चतुर्विध सारी परीक्षाओं को आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। परीक्षा क्या होती है, मतलब डायग्नोसिस। ठीक है, तो परीक्षा क्या है, डायग्नोसिस होती है। अब ये परीक्षा बेसिकली कितने टाइप की बताई गई है, डिफरेंट टाइप की बताई गई है। जैसे पहले द्विविध परीक्षा। द्विविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान। पहले धीरे धीरे इनका एक जनरल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, डिटेल में इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके बाद है त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा आचार्य चरक ने किस कौन कौन से माने, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसी तरह अष्टांग हृदय ने माने दर्शन, स्पर्शन और परीक्षण। अगर हम चतुर्विध परीक्षा की बात करते हैं तो चतुर्विध परीक्षा में आपके प्रत्यक्ष आ जाएगा, अनुमान आ जाएगा, आप्तोपदेश और आपका युक्ति प्रमाण इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं षड्विध परीक्षा में, तो षड्विध परीक्षा में आपकी पंचविध परीक्षाएं आ जाएंगी, यानी कि जो आपकी इंद्रियों के द्वारा परीक्षाएं की जाती हैं, और आपका प्रश्न परीक्षा। ठीक है, तो ये आपकी षड्विध परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अष्टविध परीक्षा में, तो अष्टविध परीक्षा में आपकी आती है नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग और आकृति। ठीक है, इसी तरह आपकी दशविध परीक्षा में इंक्लूड किया गया प्रकृति, विकृति, साहस, सहनन, प्रमाण, साथ में सत्व, आहार, व्यायाम और वैशक्ति। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हम त्रिविध परीक्षा के बारे में। प्रत्यक्ष परीक्षा पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। मतलब प्रत्यक्ष क्या होता है, जब आप देख के किसी का ज्ञान करते हो या आप उसको फील करने के बाद उसका ज्ञान करते हो। मतलब क्या कहा गया, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का जब सन्निकृष्ट होता है और उसके बाद जो ज्ञान की प्राप्त होती है वही होता है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, जब इंद्रियों का आत्मा, मन और अर्थ के साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में आप किसके थ्रू कर सकते हो, अपनी इंद्रियों के थ्रू, ज्ञान इंद्रियों के थ्रू कर सकते हो। तो आपकी सबसे पहले कौन सी इंद्रिय होती है, श्रोत इंद्रिय। तो श्रोत इंद्रिय के से क्या कर सकते हो आप, प्रत्यक्ष, अनुमान, आत्र, जो हमारी आंत्र है उनका कुंजन सुन सकते हो, संधि में सफूटन मतलब जो आपकी जॉइंट्स हैं उसमें वॉइस सुन सकते हो, अंगुली परवणा, ठीक है, अंगुलियों का टूटना, स्वर विशेषण। तो ये सब किसके थ्रू कर सकते हो, श्रोत इंद्रिय के थ्रू कर सकते हो, मतलब आपके कर्ण इंद्रिय के थ्रू कर सकते हो। जिसे रेस्पिरेटरी साउंड सुन सकते हो, लाइक नॉर्मल साउंड में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, वेसिकुलर साउंड, ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। लेकिन अगर एबनॉर्मल साउंड भी आप किसके श्रोत्र के ईयर्स के थ्रू सुन सकते हो, जैसे विजिंग साउंड हो गया, स्ट्रेडोर हो गया। स्ट्रेडोर क्या होता है, आपका जो हाई पिच साउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर सिर्पटेशंस की बात की जाए तो पस के जब जो हमारा प्लूरल कैविटी है उसके अंदर पस या हमारा फ्लूइड सबमिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा रिसेप्टेशन साउंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, अगर नॉर्मल देखते हो तो आपका S1 S2 लब दब। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल साउंड्स में क्या आ जाएंगे, आपका डायस्टोलिक मरमर या सिस्टोलिक मरमर। इसी के साथ चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। चक्षु इंद्रिय कौन सी होती है, आपकी आइज। तो आइज के थ्रू क्या पता लगा सकते हो, उसका वर्ण यानी कि कलर। तो हरित वर्ण का है, पीत वर्ण का है, रक्त वर्ण का है ना। जैसे आपके प्रमेय में हस्ती है ना, तो पित्त में, रक्त में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। इसके बाद है संस्थान में। संस्थान मतलब शेप, क्लबिंग हो गई है या काइफोसिस हो गया है या सिलिकोसिस हो गया है। ठीक है, उसके बारे में आप चक्षु इंद्रिय के थ्रू पता लगा सकते हो। प्रमाण मतलब साइज के बारे में, एलिफेंटियासिस में जैसा आपका पैर बड़ा हो जाता है किसी, है ना, पेशेंट का, हाइड्रोसील में। ठीक है, और हर्निया वगैरह। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रस इंद्रिय के थ्रू। रस इंद्रिय क्या है, केवल देखो रस इंद्रिय क्या है, रस इंद्रिय का ज्ञान आप प्रत्यक्ष के थ्रू नहीं कर सकते हो। रस इंद्रिय का ज्ञान होता है आपके अनुमान द्वारा। ठीक है, रस का कैसे पता लगाओगे, कैसे डायग्नोस करोगे उसको। किसी के अगर मूत्र परीक्षा करनी है तो उसको तो रस के थ्रू नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, इसके बाद है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय मतलब आपकी नोज के थ्रू किस तरह कर सकते हो। प्राकृत और विकृत गंध के बारे में पता लगा सकते हो, शरीर की दुर्गंधता के बारे में पता लगा सकते हो, मूत्र की दुर्गंधता के बारे में पता लगा सकते हो, पुरीश की दुर्गंधता के बारे में, उद्गार मतलब डकार की दुर्गंधता के बारे में तो पता लग जाएगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे भी पता लगेगा क्या क्या वहाँ पे डिसऑर्डर्स हो रखे हैं या डिजीज हो रखी है। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय के थ्रू क्या पता लगा सकते हो, प्राकृत और विकृत विकृति। ठीक है, उसका शेप वगैरह के बारे में पता लगा सकते हो, अति या फिर उसके उसको पाल्टिपे या फिर उसकी स्पर्श इंद्रिय के थ्रू क्या पता लगा सकते हो, प्राकृत और विकृत उसके स्पर्श के बारे में पता लगा सकते हो। अति उष्ण है, अति शीत है। ठीक है, स्वर स्पर्श है, स्पर्श है शून्यता है, या स्पर्श अति ऐसा उष्णता है। ठीक है, उधर रोग में पता लगा सकते हो, एसाइटिस वगैरह में स्पर्श करके। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी में अगर देखोगे आप तो कैसे टेंडरनेस मिल सकती है किसी डिजीज में, वोकल परमेटस मिल सकता है, ट्रैकल पल्पिटेशन मिलेगा।
ठीक है, या चेस्ट एक्सपेंशन। तो इस तरह से आप पता लगाओगे वहाँ पे स्पर्श के थ्रू। इसके इसी तरह जीआईटी में क्या पता लगाओगे, सुपरफिशियली पैल्पिटेट कर सकते हो, ऑर्गेनोमेगाली को छू के पता लगा सकते हो कि वहाँ पे ऑर्गन का एनलार्जमेंट हुआ या नहीं हुआ। मर्फी साइंस को है ना, मैकबेरी साइंस, मैकबेरी पॉइंट्स को तो कहाँ करते हो, इनको पैल्पिटेट करते हो, स्पर्श करके ही तो पता लगाते हो। ठीक है, इसी तरह सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपकी बीट है, ठीक है, उसको या पल्स एग्जामिनेशन करके किस तरह करते हो, वो भी स्पर्श के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये हमारी स्पर्श इंद्रिय द्वारा हो जाएगी। दूसरी है, ये तो हमारा प्रत्यक्ष हो गया। इसके बाद है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश क्या होते हैं, जो आप्त पुरुष जो होते हैं उनके जो वचन होते हैं उसको हम कहते हैं आप्तोपदेश। आप्त पुरुष कौन से होते हैं, जो अपने ज्ञान और तप के बल पर कैसे कर लेते हैं, रज और तम से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और जिन्हें तीनों काल का, तीन काल मतलब कौन कौन से, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन सब कालों का ज्ञान होता है। ठीक है, और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नाश नहीं होती, या फिर जो अपने वचन, जब उनमें रज और तम खत्म हो चुका है तो वो कैसे होते हैं, हमेशा असत्य नहीं बोलते, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। ठीक है, आप तो उपदेश के द्वारा क्या बता दोगे, कारण का पता लगा सकते हो कि रोग का कारण क्या है, रोग का लक्षण क्या है। ठीक है, प्रतियाम्य लक्षण क्या है, जैसे कारण क्या है, रोगों का कारण क्या होता है, असात्व इंद्रियार्थ। ठीक है, परिज्ञा अपराध, लक्षण क्या मिलते हैं, सब आप तो पुरुष में बता तो रखें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इस तरह वेदनाओं का पता लगा सकते हो, रूप का पता लगा सकते हो कि भाई ऐसे रूप वाला होगा, ऐसे रोग अगर ऐसा है तो इस तरह वर्ण वाला होगा। ठीक है, शब्द इस तरह शब्द वाला होगा, ऐसे स्पर्श वाला होगा, ऐसे रूप वाला होगा, ऐसे रस, ऐसे गंध वाला होगा। ठीक है, औषधि के बारे में आप तो पुरुष ने बताया कि उस औषधि को कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, इसके बाद है अनुमान। अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षण, युक्ति पूर्वक किसी भी विषय का ज्ञान करना क्या कहलाता है, अनुमान। यहाँ पे आपको क्या लगानी, अपनी खुद की युक्ति लगाते हो। ठीक है, वह है अनुमान। युक्ति के बिना अनुमान प्रमाण का कोई ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, अगर युक्ति के बिना क्या कर रहे हो, अनुमान प्रमाण का यूज कर रहे हो तो वो कोई भी ज्ञान असंभव है। ठीक है, युक्ति के बिना, अब क्या कहा गया, युक्ति के बिना अनुमान प्रमाण का ज्ञान असंभव है। ठीक है, तो युक्ति लगानी पड़ती है। अनुमान प्रमाण के लिए क्या करनी पड़ती है, आपको युक्ति का यूज करना पड़ता है। इसके बाद है त्रिविध परीक्षा। अष्टांग हृदय ने कौन कौन से बताई है, दर्शन, स्पर्शन और प्रदर्शन। ठीक है, आपने अष्टांग हृदय के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, इंसेप्शन, पल्पिटेशन और हिस्ट्री टेकिंग। दर्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, उसके वय, उसकी एज का पता लगा सकते हो, उसके वर्ण, उसके कलर का पता लगा सकते हो, उसके शरीर की परीक्षा कर सकते हो। पर्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, पर्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, उसके निदान के बारे में पूछ सकते हो, उससे वेदना के बारे में पूछ सकते हो, उसके साथमे के बारे में पूछ सकते हो, उसकी जाठरग्नि का ज्ञान के भाई तुम्हारा डाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो उसके उसके थ्रू क्या पता चलेगा तुम्हारे, उसके जो तुम्हें उसकी जाठरग्नि उसका ज्ञान हो जाएगा। स्पर्श के थ्रू क्या पता लगा सकते हो कि भाई वो जो ऑर्गन है वो मृदु है या शीत है, या वहाँ पे उस सारे लक्षण आप देख सकते हो। इसके बाद है हमारे चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा में क्या आ जाएगा, अभी आपको बताया, आप तो उपदेश पढ़ा हमने, प्रत्यक्ष पढ़ा, अनुमान, और चौथे हो जाएगा यहाँ पे युक्ति। ठीक है, इसके बाद है हमारी षड्विध परीक्षा। षड्विध परीक्षा किसके थ्रू करते हैं, पर्शन के थ्रू। ठीक है, और 5 पंच इंद्रियों के थ्रू। पंच इंद्रियों में आपने अभी पढ़ा चक्षु इंद्रिया वगैरह, तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद पर्शन क्या है, पर्शन अभी मैंने आपको बताया, पूछ के उसके व्यय के काल के बारे में पता लगा सकते हो, उसके निदान के बारे में उससे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, उसके आहार वगैरह के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, उसके पेन के वगैरह के बारे में पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें आप उसके पूछ के परीक्षा कर सकते हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी अष्टविध परीक्षा। इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अष्टविध परीक्षा के बारे में बताओ। तो अष्टविध परीक्षा में क्या कहा गया है, रोगाक्रांत शरीर से सनान्य अष्टो निरीक्षते, नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्द स्पर्श द्रग आकृति। ये योग रत्नाकर ने दी थी, एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि अष्टविध परीक्षा किसने दी है, योग रत्नाकर ने। योग रत्नाकर ने 8 स्थानों को माना है, 8 स्थान ऐसे हैं जिसके थ्रू आप परीक्षा कर सकते हो। नाड़ी के थ्रू परीक्षा कर सकते हो, डायग्नोसिस मूत्र के थ्रू, पुरुष के थ्रू यानी कि फीकल मैटर के थ्रू, जीवा के थ्रू यानी कि टंग के थ्रू, शब्द के थ्रू, स्पर्श के थ्रू, दृक मतलब देख कर, या फिर उसकी आकृति के थ्रू क्या कर सकते हो आप, अष्ट परीक्षाएं कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी अष्टविध परीक्षा। तो अष्टविध परीक्षा में सबसे पहले आता है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा का वर्णन किसने किया, योग रत्नाकर के साथ साथ शाडंगन ने भी किया है। ठीक है, तो नाड़ी परीक्षा क्या होता है, मतलब आपकी जो पल्स है उसके थ्रू आपको जब आप पकड़ते हो तो आपका जो अंगूठा होता है उसके जो मूल है उसके नीचे क्या होती है, आपकी जो धमनी है, जो यानी कि जो आपकी आर्टरी है, उसको क्या कहा गया है, प्राण सारणी कहा गया है, या जीव सारणी कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करती है, जितनी भी चेष्टाएं हैं इसके ही अंतर्गत होती हैं। इसमें आपका सुख का भी पता लग सकता है, उसमें आपका दुख का भी ज्ञान यही कराती है। मतलब जो आपकी पल्स है यही सुख का ज्ञान कराती है, यही दुख का ज्ञान कराती है। नाड़ी के क्या क्या पर्याय बताए गए, स्नायु, नाड़ी, धमनी, धरणी, धरा, तंतु की, जीवन ज्ञाना। ठीक है, क्या क्या सावधानियां रखनी है नाड़ी परीक्षा करते हुए। नाड़ी परीक्षा जब आप कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए,
दाहिने हाथ की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नाड़ी परीक्षा सर्वोत्तम कौन से काल में करनी चाहिए? प्रातः काल, सुबह उठ के करानी चाहिए, ठीक है। जब वो मलमूत्र का त्याग करते उसके बाद ही नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। पुरुष की अगर नाड़ी परीक्षा करनी है तो सीधे हाथ की, अगर स्त्री की नाड़ी परीक्षा करनी है तो बाएं हाथ की, ठीक है। नाड़ी परीक्षा को 3 बार करना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने देखा, ऐसा नहीं है कि आप पता लगा लो कि भाई ये यहाँ पे वातज नाड़ी है या पित्तज नाड़ी है, तो आपको 3 बार कहा गया है। पहले आपको नाड़ी पकड़नी है, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ता है, और इसी ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। और कितनी उंगलियां लेनी है? अपनी 3 उंगलियों को नाड़ी से पकड़ लेना है, ठीक है। जो आपके अंगूठे के ठीक है, पकड़कर क्रम से वात पित्त आदि दोषों से होने वाले दोष तथा नाड़ी के में मंद, मध्यम और तीक्ष्ण गति मिलती है। तो मंद, मध्यम, तीक्ष्ण गति किसमें मिलती है, ये अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मंद गति किसमें मिलती है? अगर आप देखते हो, मंद गति मिलती है आपकी कफज नाड़ी में। तो कफज नाड़ी कैसी होती है? हंस, पाराव्रत, कपोत और कुकुट की तरह होती है, ठीक है, मंद गति वाली होती है। जो आपकी पित्तज नाड़ी होती है वो कैसी होती है? कुलिंग, काक, लावक और मंडूकवत चंचल होती है, ठीक है। और जो आपकी वातज नाड़ी होती है वो कैसी होती है? सर्प, जलोका जैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है। तो इसमें ही कहा गया कि आपकी जो नाड़ी है उसके मंदता, उसके मध्यम और उसकी तीक्ष्णता के आधार पर क्या पता लगा सकते हो आप? दोष का पता लगा सकते हो। नाड़ी परीक्षा कब नहीं करनी चाहिए? खाने स्नान के बाद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन भूख है उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए नाड़ी परीक्षा। अगर कोई सो के उठा है तब नाड़ी परीक्षा नहीं करनी है। भोजन के पश्चात नहीं करनी है। अगर कोई भूखा है, प्यासा है, तो उसकी मतलब नाड़ी परीक्षा नहीं करनी है। अगर किसी ने तेल लगाया है, तेल का मर्दन किया है, अगर कोई सोया है तो उसकी नाड़ी परीक्षा मना की गई है, ठीक है। अब नाड़ी परीक्षा में मैंने बताया वातज नाड़ी कैसी होगी, पित्तज नाड़ी कैसी होगी, कफज नाड़ी कैसी होगी। कुछ एक्स्ट्रा नाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर ज्वर है तो ज्वर की वजह से नाड़ी कैसी हो जाती है? उष्ण होती है और वेग वाली होती है ना। और चिंता, अगर चिंता या भय है तो नाड़ी कैसी हो जाती है? क्षीण हो जाती है। भोजन से त्रत है तो क्या होगा? मतलब भोजन किया हुआ अच्छा खासा, तो कैसी होगी? नाड़ी स्थिर होगी। और भूखा मनुष्य तो कैसी हो जाएगी? चंचल नाड़ी होगी। अगर कोई काम क्रोध से पीड़ित है तो कैसी होगी? वेग वाली होगी। और मंद अग्नि है तो कैसी होगी? मंद अग्नि वाली होगी, ठीक है। इसके बाद सदनी पातज नाड़ी कैसा होती है? लाव तीतर समान होती है, ठीक है। ये किसने बताया? आर्य शार्डंगर अनुसार, ठीक है। तो अभी हमारी नाड़ी परीक्षा होगी। इसके बाद है मूत्र परीक्षा। मूत्र परीक्षा के द्वारा भी अनेक रोगों का ज्ञान होता है, जैसे मूत्र किरच, अश्मरी और प्रमेय वगैरह का। तो इसमें विधि क्या बताइए? सबसे पहले आपको क्या करना है? रात्रि के जब अंतिम 4 पहर रह जाएं, घड़ी शेष रह जाएं, उसमें क्या करना है? मूत्र इकट्ठा करना है। मतलब जो सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, उस टाइम पे आपको मूत्र कलेक्ट करना है। और मूत्र में जो सबसे पहली धार होगी उसको त्याग देना है। उसके बाद वाली जो धार होगी या उसके बाद जो बूंद होगी उनको क्या करना है? संग्रहण करना है, उनको स्टोर करना है, देन उसकी मूत्र परीक्षा करनी है। अगर मूत्र परीक्षा के लिए जो भी पात्र होगा वो कैसा होना चाहिए? कांच का पात्र होना चाहिए। और सूर्य उदय होने पर ही परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। पहली धार को ना रखें, बताया मैंने अभी, पहली धार को ना रखें। जो बीच वाली धार होगी, मध्यम धार होगी, उसका संग्रहण मतलब उसका कलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं कि भेद की वजह से मूत्र में के लक्षण क्या मिलेंगे। अगर वात प्रकोप है तो पांडु वर्ण का मूत्र मिलेगा। पित्त प्रकोप की वजह से रक्त वर्ण का। और कफ प्रकोप है तो, कफ प्रकोपित है तो फेन युक्त यानी कि झाग वाला मूत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है तेल बिंदु परीक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तेल बिंदु परीक्षा में क्या करते हैं? हम मूत्र लेते हैं, मूत्र के ऊपर क्या डालते हैं? थोड़ा एक तेल की बिंदु डालते हैं। अगर वो तैर जाए तो पता लगाते हैं, या फिर डूब रही है तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारी रोग है वो साध्य है या असाध्य है, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, मूत्र कलेक्ट किया एक जार में, है ना, उसके बाद उसके ऊपर मूत्र तेल डाला, तो तेल अगर फैल रहा है तो साध्य है, रोग है। अगर ऊपर सतह पे नहीं फैल रहा है तो क्या साध्य है। और अगर डूब जा रहा है तो रोगी कैसा है? असाध्य है, ठीक है। उसका रोग कैसा है? असाध्य है। अगर पूर्व दिशा में फैलता है तो रोगी शीघ्र आरोग्य होगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में फैलता है तो धीरे धीरे उसका रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन उत्तर और दक्षिण दिशा में फैलता है तो भी रोगी को आरोग्यता प्राप्त होगी। लेकिन अगर ईशान्य, आग्नेय और नेत्र कोण में, इन कोण में अगर फैल रहा है हमारा मूत्र तेल, ठीक है, तो तेल अगर तेल बिंदु इन दिशाओं में फैल रहा है तो उसकी निश्चित मृत्यु बताई गई है, ठीक है। उसका रोग कैसा? असाध्य है। इसके बाद बात करते हैं मल परीक्षा के बारे में। मल परीक्षा में इसी तरह बात करेंगे कि वात दोष में कैसा होगा, पित्त दोष में कैसा होगा, कफ में, त्रिदोष में और आम में कैसा होगा। तो अगर वात का प्रकोप हुआ है तो मल कैसा होगा? गाढ़ा और सूखा मिलेगा। पित्त का प्रकोप है तो पीलापन युक्त होगा। कफ का प्रकोप है तो श्वेत वर्ण होगा। त्रिदोषों का प्रकोप है तो कैसा होगा? काला, टूटा हुआ होगा, पीला होगा, बंधा हुआ होगा, अश्वेत वर्ण का होगा। आम दोष की वजह से कैसा होगा? कफ जैसा मल वहां पे प्राप्त होगा। अब मल की निमंजन परीक्षा बताई गई है। जल को मतलब जल में डालकर मल की परीक्षा। अगर मल में आम दोष की उत्पत्ति है तो आप क्या करोगे? अगर उसे जल में डालोगे तो वो कहता होगा जल में डालने पे डूब जाएगा, ठीक है। और वो कैसा होता है? अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है, चिकना होता है। और जल में जैसे डालोगे तो जल में डालने के बाद युक्त हो जाएगा। तो आप पता लगाओगे कि वो जो मल है उसमें क्या है? आम युक्त मल है, ठीक है। निराम मल मतलब जिसमें आम युक्त मल नहीं है तो वो कैसा होता है? अत्यंत दुर्गंधी नहीं होता है, ठीक है। स्वाभाविक
गंध युक्त वाला होता है और जल में डालने पर तैर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उपवाद भी बताए गए हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं। कभी कभी क्या होता है, मल अगर आम युक्त भी है ना, लेकिन अगर पतला है तो वो जल पे तैर जाता है। अभी मैंने बताया था आम युक्त है तो क्या कर रहा था, जल में डूब रहा था। लेकिन अगर आम युक्त होते हुए पतला है तो वो क्या करता है, जल पे तैरता है। लेकिन निरामल क्या था, निरामल क्या था, जल में डालने के बाद तैरता है। लेकिन अगर जल जो निरामल है अगर वो गुरु है तो वो क्या करेगा, जल में डूब जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ उपवाद थे, कुछ एक्सेप्शन थे, ठीक है। इसके बाद है जीवा परीक्षा। जीवा मतलब टंग के थ्रू कैसे पता लगाओगे। तो जीवा परीक्षा में क्या आ जाएगा, वात के प्रकोप हुआ है तो शीत, स्पर्श और फटी हुई जीवा होगी। पित्त के प्रकोप से लाल और काली जीवा देखने को मिलती है। कफ के प्रकोप से श्वेत और अत्यंत पिच्छल और जीवा देखने को मिलती है। अगर त्रिदोष के प्रकोप से देखोगे तो त्रिदोष का अगर प्रकोप हुआ है तो वहाँ पे जीवा कैसे होगी, कृष्ण होगी, कंटक युक्त होगी और शुष्क जीवा देखने को मिलेगी। इसके बाद है शब्द परीक्षा। शब्द परीक्षा में कैसे मतलब सुन के परीक्षा कैसे करोगे। अगर वात का प्रकोप है तो जो स्वर कैसा होगा, वो सब सपूटन भी होगा और स्वर गुरु भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर पित्त का प्रकोप हो रखा है तो वहां पे स्वर कैसा होगा, सपूटन मतलब टूटा फूटा इस तरह से, ठीक है। अगर कफ का प्रकोप है तो कैसा होगा, गुरु स्वर देखने को मिलेगा, मतलब गुरु वॉइस मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है स्पर्श परीक्षा। तो स्पर्श परीक्षा अगर वात रोग है तो शीत होगा, ठीक है, जब आप उसको टच करोगे। पित्तज रोग है तो उष्ण स्पर्श देखने को मिलेगा, ठीक है, उष्णता मिलेगी। और अगर कफज दोष है तो कैसा मिलेगा, आर्द्र मतलब मॉइस्ट वहाँ पे टच देखने को मिलेगा। इसके बाद है दृग और लास्ट बचेगी हमारी आकृति। दृग मतलब क्या है, देखकर। तो वात का जो रोग, अगर वात रोग से कोई प्रकोपित है तो कैसा होगा, उसका वो रुक्ष होगा, धूमवर्ण होगा, चंचल जलते हुए नेत्र देखने को मिलेंगे। उसके नेत्र कैसे होंगे, रुक्ष होंगे, धूमवर्ण के होंगे, धुएं जैसे होंगे, ठीक है, और चंचल देखने को मिलेंगे। पित्त रोग इत्ते होगा तो अगर वो आंखों की रोशनी की तरफ देखेगा तो उसको जो उसके नेत्र हैं उसमें उसको जलन महसूस होगी, ठीक है। दीप की ज्योति देखने में असमर्थ होते हैं और नेत्र कैसे होते हैं, पीले वर्ण के होते हैं। कफ रोग है तो क्या होगा, जल से भरे हुए होंगे, ठीक है, ज्योतिहीन होंगे, स्निग्ध युक्त होंगे, ठीक है, स्निग्धता मिलेगी। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर त्रिदोषज है रोग, ठीक है, तो कैसा होगा, श्याम वर्ण का होगा, फटे हुए होंगे, ठीक है, तंद्रा और मोह युक्त होगा और लाल वर्ण के नेत्र देखने को वहां पे मिलते हैं। इसके बाद है आकृति। आकृति मतलब क्या होगा, शेप, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर शेप है तो भी पता लग जाएगा डिजीज का। इस परीक्षा के अंतर्गत क्या आते हैं, रोगी के स्थूल भाव की परीक्षा की जाती है, ठीक है, जैसे रोगी का वर्ण, छाया, सार, सहनन, प्रमाण आदि की परीक्षा आकृति बेस पर की जाती है। अभी छाया, सार, सहनन और प्रमाण वगैरह क्या है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आकृति मतलब है शेप। शेप के बेसिस पे आप जब पता करते हो, डायग्नोस करते हो, वो है हमारी आकृति परीक्षा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने परीक्षा को डिस्कस किया विद इन 15 मिनट्स। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।